हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 3। आज हम पढ़ने वाले हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, जो डीटीपीएसबी, सीटेट, आरसीआई और बीएड स्पेशल एजुकेशन के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर में हम समझेंगे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का मीनिंग, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, पीडब्ल्यूडी एक्ट एंड आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन, कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, प्रिविलेंस ऑफ डिसेबिलिटी एंड क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच। ये सभी टॉपिक एग्जाम ओरिएंटेड है और आज हम इन्हें इजी लैंग्वेज में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हु इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग पीडब्ल्यूडी वो व्यक्ति है जिसके पास लॉन्ग टर्म इम्पेयरमेंट हो। ये इम्पेयरमेंट फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी, इंटेलेक्चुअल भी, या सेंसरी इम्पेयरमेंट भी हो सकती है। ध्यान रहे, इम्पेयरमेंट टेम्पररी या परमानेंट हो सकता है, लेकिन जनरली लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, डिसेबिलिटी सिर्फ इम्पेयरमेंट की वजह से नहीं होती। जब किसी व्यक्ति को एनवायरनमेंट में बैरियर मिलते हैं तब डिसेबिलिटी और बढ़ जाती है। ये बैरियर कौन कौन से हो सकते हैं? एनवायरमेंटल बैरियर, एजुकेशनल बैरियर, फिजिकल बैरियर या कम्युनिकेशन बैरियर। ये बैरियर सोसाइटी में फुल और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन को रोक देते हैं। इसलिए आज का मॉडर्न अप्रोच ये कहता है कि डिसेबिलिटी सिर्फ इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं, एनवायरनमेंट के बैरियर्स की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बात करते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी की। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बेंचमार्क डिसेबिलिटी का क्या मतलब है। सिंपल आंसर में कहे तो अगर किसी पर्सन की डिसेबिलिटी 40% या उससे ज्यादा है और कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी ने उसे सर्टिफाई किया है तो उसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहा जाता है। बहुत सिंपल है, पहले मेडिकल असेसमेंट होता है, उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू होता है। अगर डिसेबिलिटी 40% या उससे ज्यादा होती है तो पर्सन बेंचमार्क कैटेगरी में आ जाता है। अब इसका क्या बेनिफिट है? गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप्स, एजुकेशनल बेनिफिट्स, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम और एडमिशन सपोर्ट, और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंडर लीगल राइट्स और प्रोटेक्शन मिलते हैं। अगर कोई पर्सन डिसेबल्ड है तो वो अपना असेसमेंट करवाने के लिए स्वावलंबन पोर्टल पे अप्लाई कर सकता है या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपना असेसमेंट करवा सकता है, जिसके बाद उनका यूडीआईडी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड बन जाता है अगर उन्हें 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी होती है। अब आप पूछेंगे यूडीआईडी की फुल फॉर्म क्या है? तो यूडीआईडी की फुल फॉर्म है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लॉन्च होती है और इसको क्रिएट करता है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। अगर आपके पास यूडीआईडी कार्ड एंड सर्टिफिकेट है तो आपकी डिसेबिलिटी स्टेटस वेरीफाइड होती है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट मानी जाती है। अब बात करते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के बारे में। ये फोर्स में आया 7 फरवरी 1996 को। इसकी की फीचर है कि ये फर्स्ट नेशनल डिसेबिलिटी लॉ था इंडिया का। इसने बात करी इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन के लिए। इसमें 3% रिजर्वेशन दी गई गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और बैरियर फ्री एक्सेस, रिहेबिलिटेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट किया गया। इसमें राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को रिकॉग्नाइज तरीके से देखा गया कि वो इक्वल मेंबर्स हैं सोसाइटी। इसमें 7 डिसेबिलिटीज को कवर किया गया: ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल इलनेस। इस लॉ से इन 7 डिसेबिलिटी वाले लोगों को बहुत फायदा हुआ और फिर कुछ टाइम बाद इसको मॉडिफाई करके एक नया एक्ट लाया गया जिसका नाम था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। इनके मेजर डिफरेंसेस यही थे कि पीडब्ल्यूडी एक्ट में 7 डिसेबिलिटी थी, 3% रिजर्वेशन था, जबकि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 21 डिसेबिलिटीज को कवर किया गया और 4% रिजर्वेशन दिया गया। ये एक्ट इसलिए लाया गया ताकि और बेटर रिकॉग्निशन, राइट्स एंड इंक्लूजन को प्रमोट किया जा सके, क्योंकि पीडब्ल्यूडी एक्ट में काफी सारी डिसेबिलिटीज पहले कवर्ड नहीं थी, बट इस बार 21 डिसेबिलिटीज को ऐड करके अम्ब्रेला अप्रोच देने पर ध्यान रखा गया। इसमें आते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, cerebral palsy, multiple sclerosis, Parkinson's disease, acid attack victim, dwarfism, blood disorders, multiple disability, chronic neurological condition, leprosy cured person, speech and language disability, thalassemia, hemophilia, sickle cell disease and other specified disabilities। 27 दिसंबर 2016 को ये इनेक्ट हुआ, 19 अप्रैल 2017 को ये इफेक्ट में आया।
इन 21 डिसेबिलिटीज़ को समझने से पहले हमें इनके कॉजेज़, प्रिवेंशन एंड प्रिविलेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम इस बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं डिसेबिलिटीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे विद डेफिनेशन, टाइप्स, एग्जाम्पल एंड टीचिंग स्ट्रैटेजीज। चलिए अब जानते हैं कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला है प्रीनेटल कॉज, यानी बर्थ से पहले होने वाली कॉजेज। इनमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मैटरनल इन्फेक्शन, हार्मफुल ड्रग्स या अल्कोहल एक्सपोजर और पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन शामिल है। दूसरा है पेरीनेटल कॉज, यानी बर्थ के दौरान होने वाले कॉजेज, जैसे प्रीमैच्योर बर्थ, बर्थ एस्फिक्सिया, बर्थ इंजरीज और कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी। तीसरा है पोस्ट नेटल कॉजेज, यानी बर्थ के बाद होने वाली कॉजेज। इनमें इन्फेक्शन, डिजीजेज, एक्सीडेंट, इंजरीज, मेल न्यूट्रिशन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे प्रिवेंशन और अर्ली इंटरवेंशन को समझने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट वी हैव प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी प्रिवेंशन को भी 3 लेवल्स में समझा जा सकता है। लेवल 1 प्राइमरी प्रिवेंशन, लेवल 2 सेकेंडरी प्रिवेंशन, लेवल 3 टर्शरी प्रिवेंशन। जिसमें लेवल 1 का गोल है डिसेबिलिटी को होने से पहले रोकना। इसमें वैक्सीनेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, एंटीनेटल केयर और हेल्थी लाइफस्टाइल आते हैं। लेवल 2 है अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन पर फोकस्ड। इसमें स्क्रीनिंग, असेसमेंट, थेरेपीज और रेगुलर मॉनिटरिंग इसके एग्जाम्पल्स हैं। लेवल 3 यानी कि टर्शरी प्रिवेंशन में डिसेबिलिटी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, इसलिए फोकस उसके इम्पैक्ट को कम करने पर किया जाता है, जैसे रिहैबिलिटेशन, असिस्टिव डिवाइसेस, काउंसलिंग और स्पेशल एजुकेशन इस लेवल में आते हैं। एक इजी ट्रिक ये है कि प्राइमरी में प्रिवेंट किया जाता है, सेकेंडरी में डिटेक्ट किया जाता है और टर्शरी में सपोर्ट किया जाता है। फिर हम आ जाते हैं प्रिविलेंस ऑफ डिसेबिलिटी पर। डिसेबिलिटी सोसाइटी के हर हिस्से में मौजूद है। ये बच्चों से लेकर एल्डरली पर्सन्स तक सभी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकती है। ये रूरल, अर्बन दोनों एरियाज में पाई जाती है और मेल और फीमेल दोनों को ही इक्वली अफेक्ट कर सकती है। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग लगभग 2.21% इंडियन पॉपुलेशन यानी करीब 2.68 करोड़ लोग किसी न किसी डिसेबिलिटी के साथ जी रहे थे। इसलिए इंक्लूसिव पॉलिसीज और सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए ही साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर्स, थेरेपिस्ट, रिहैबिलिटेशन पर्सोनल्स, इन सभी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कि पेशेंट की डिसेबिलिटी मेंटेन रहे और उसको और उसकी फैमिली को टाइमली गाइडेंस एंड सपोर्ट मिलता रहे। अब देखते हैं स्पेशल एजुकेटर का क्या रोल है। स्पेशल एजुकेटर सिर्फ पढ़ाता नहीं है, बल्कि लर्नर को एम्पावर करता है। सबसे पहला रोल है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को आइडेंटिफाई करना। दूसरा रोल है असेसमेंट, ताकि चाइल्ड की स्ट्रेंथ और नीड्स को समझा जा सके। तीसरा रोल है आईपी प्लानिंग, यानी कि इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान बनाना। चौथा रोल है एजुकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। पांचवा रोल है इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना। छठा रोल है फैमिली गाइडेंस और काउंसलिंग। और सातवां रोल है कोलैबोरेशन विद द टीचर, पेरेंट्स एंड थेरेपिस्ट। अब बात करते हैं क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच के बारे में। इस अप्रोच का मेन फोकस अलग अलग डिसेबिलिटीज के डिफरेंसेस पर नहीं, बल्कि उनके कॉमन राइट्स और कॉमन नीड्स पर होता है। यह अप्रोच कहती है कि चाहे डिसेबिलिटी कोई भी हो, पर हर व्यक्ति को इक्वल राइट्स, इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच इंक्लूजन को प्रमोट करती है, कोलैबोरेशन को बढ़ावा देती है और डिस्क्रिमिनेशन को कम करती है। जब सभी डिसेबिलिटी ग्रुप्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, तब उनकी एडवोकेसी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एक्सेसिबल स्कूल, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और इंक्लूसिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि ये अप्रोच फोकस करता है कॉमन बैरियर और कॉमन राइट्स के ऊपर। अब आते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस पर। आपके सामने स्क्रीन पर 5 एमसीक्यू दिए गए हैं, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं। साथ ही आंसर की भी प्रोवाइडेड है, जिससे आप अपने स्कोर चेक कर सकते हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। आज का हमारा डे 3 यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। एंड कल हम डे 4 में करेंगे 21 डिसेबिलिटीज ऑफ द RPWD Act 2016 in detail, with all the definition, common types, key features, condition, example, challenges, education support and teaching strategies.